हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 का एक प्रीवियस ईयर का पेपर करवाने वाली हूँ। मैं लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का 100 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का टोटल टाइम है। इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके का पैटर्न था एग्ज़ाम में, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो आपके पास पे पेपर का पैटर्न है वो कैसा हो सकता है। अब ये वर्ड्स को ध्यान में रख लीजिएगा, मैंने कहा है कैसा हो सकता है क्योंकि जो पेपर है वो मैंने नहीं बनाया है, मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस में हेल्प कर रही हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि आपका किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा या किस तरीके की आप उससे प्रैक्टिस रिलेटेड कर सकते हैं। प्लस आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी लेंथी होगी डेफिनेटली, ये और बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में थोड़ा इसका टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें पूरे पेपर को काफ़ी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कैसे उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जितना मैं अपने आप को लेके श्योर हूँ उतना ही मैं इस वीडियो के लिए श्योर हूँ कि आप ये जो है ना BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का इस पूरे पेपर की कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और इवन एक में से आप में किसी का कमेंट भी था कि मैम सिर्फ 35 मार्क्स आ जाए, तो वो भी डेफिनेटली आ ही जाएंगे। आप बस प्रैक्टिस अपनी करती रहिए। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड करी हैं फिगर ऑफ स्पीच की, ग्रामर की, जो भी पोर्शंस वहाँ पे अपलोड करें उनको पढ़िए और उसके बाद में इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप सबको गुड लक और प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस टू फॉलो। आपको यहाँ पे एक पोएम दे रखी है और इसमें आपको यहाँ तक की ये पोएम है, इसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। पोएम मैं आपको नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कुछ भी इसकी जगह पे कोई भी पोएम या पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और फिर आपको पहचानना पड़ेगा या फिर उसमें से देख के आपको क्वेश्चंस को लिखने पड़ते हैं, आंसर्स उसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इसको मैंने नहीं करवाया है। इसके बाद वाला जितना भी पोर्शन है सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में, वो भी कि आप किस तरीके से आंसर को लिखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे जो कि आपको यही दे रखा था, पोएम दे रखी है और उसमें से आपको क्वेश्चंस को पहचानना है, क्वेश्चंस के आंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा ये सेकेंड क्वेश्चन है ऐसे इसमें 2 क्वेश्चन है जिसके 4 to 5 पार्ट्स है और दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको कंप्लीट करके पढ़कर ही एग्जाम में जाना है। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ शॉर्ट नोट इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच ऑन द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 4 ये वर्ड्स दे रखे हैं, फिगर ऑफ स्पीच है ये। अब इन चारों में से कोई भी 2 आपको चूज करने हैं, कोई भी 2 पिक करके और उनके बारे में आपको शॉर्ट नोट देना है 150 वर्ड्स का। और 150 वर्ड्स मतलब यहाँ पे आपको ये बता रखा है इनमें से 2 फिगर ऑफ स्पीच को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन मीन्स की जो इसकी डेफिनेशन है वो प्लस एग्जाम्पल, ये दोनों चीज़ें आपको इसमें देनी है। मेरे गले को ना रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा है। इतना लंबा टाइम कभी लगता नहीं है लेकिन इस बार हो रहा है, उसके लिए सॉरी। बट आप लोग फोकस करिए पढ़ने पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको 2 इनमें से कोई भी 2 फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। लेकिन मैं आपको ये चारों को ही काफ़ी अच्छे डिटेल में समझाऊंगी क्योंकि नहीं पता क्वेश्चन कोई भी आ जाए, हो सकता है इनके अलावा भी कुछ पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए। 1 बाय 1 मैं आपको ये चारों समझा देती हूँ एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है ना ये यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, होमोनिम से। सारे ही करवाऊंगी लेकिन पहला मैं आपको होमोनिम करवा रही हूँ क्योंकि ना शीट्स मेरे पास ऐसे कॉन्टिनेशन में लगी हुई हैं। अब जो होमोनिम है ना, इससे पहले यहाँ पे इसमें 3 चीज़ें आती हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है। तीनों ही फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, तीनों में से किसी की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। एक आता है होमोनिम जो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखी है। होमोनिम है, होमोफोन्स हैं और होमोग्राफ्स हैं। तीनों ही वर्ड ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं। जब आप पढ़ते हैं ना तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो जाता है, सेपरेट कन्फ्यूजन नहीं रहती। लेकिन एग्जाम टाइम में बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप इनके साउंड्स को लेके बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल सही तरीके से आपको ट्रिक से इनको याद रख लीजिएगा। और अगर आप में से किसी को इनकी कोई ट्रिक आती है इनमें डिफरेंसेस को याद रखने की तो कमेंट करिएगा जिससे बाकी सबको भी हेल्प मिले।
फर्स्ट आता है होमोनिम। तो होमोनिम्स वो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जहाँ पे 2 और मोर वर्ड्स होते हैं जिनका सेम साउंड होता है या सेम प्रोनाउंस करने का तरीका होता है और स्पेलिंग भी, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है ना वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। होमोनिम्स का आपको ध्यान में रखना है, मीनिंग में डिफरेंस जब आपको देखने को मिलेगा तो उसे होमोनिम्स कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या बोला है, साउंड सेम होना चाहिए और स्पेलिंग सेम होती है। तो स्पेलिंग में कभी कभार जो है थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन जो साउंड है वो बिल्कुल सेम रहता है और जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, उसे हम होमोनिम कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखे हैं जिससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट वर्ड का अगर बात करें तो बियर, बियर वर्ड जो है ना BEAR, अब इसकी स्पेलिंग सेम है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो बियर होता है एनिमल को कहते हैं, भालू जिसको कहते हैं, और इसके अलावा जब आप किसी को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसे भी बियर करना कहते हैं। कि कई बार स्टेटमेंट भी आपने सुनी होगी, आई कांट बियर, तो मतलब आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो बियर वर्ड है ना इसके दो मीनिंग्स हैं, एक होता है एनिमल एंड सेकेंड वन इज टॉलरेट समथिंग, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, तो वो भी बियर का ही एक एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे एक वर्ड आपको बियर दे रखा है जिसके दो डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन इसकी स्पेलिंग साउंड सेम है तो इसे हम होमोनिम कहते हैं। सेकेंड आता है स्टेयर और स्टेयर। अब यहाँ पे देखिए रूट और रूट, वीक और वीक, सबका मीनिंग, पहले तो रूट का मतलब होता है, एक रूट होती है जड़ और एक रूट होता है रास्ता, जो आप पाथ किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे रूट कहते हैं, और ये जो रूट होती है ये प्लांट से या ट्री से रिलेट करती है। इसके बाद में आता है स्टेयर और स्टेयर। इस स्टेयर का मतलब होता है किसी को किसी पे नॉन स्टॉप किसी को देखते रहना। नॉन स्टॉप जब हम किसी को देखते हैं ना मीन्स कि घूरना, उसे स्टेयर कहते हैं। और ये जो स्टेयर है इसका मतलब होता है सीढ़ियाँ, ये जो सीढ़ियाँ होती हैं, ये एग्जाम्पल हो गया स्टेयर का। इसके बाद में वीक और वीक, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर, वीक मतलब जैसे वीकनेस आ जाती है किसी के अंदर, और ये वीक का मतलब होता है डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक मतलब जो सप्ताह होते हैं, 7 दिन होते हैं सप्ताह के, वो आपके पास में एग्जाम्पल है। तो होमोनिम आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे साउंड सेम रहता है लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सेम चीज़ जो होमोनिम है ना, इसी से रिलेटेड आपका होमोनिम होमोफोन्स भी हैं, ऑलमोस्ट दोनों की सेम डेफिनेशन है। इसमें होमोफोन्स में भी साउंड क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ओरिजिन भी डिफरेंट है, और बहुत बार स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। सो इसको हम कहते हैं होमोफोन्स। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जैसे कि न्यू और न्यू। अब ये है मीट और मीट, एडिशन और एडिशन, चीप और चीप। तो सारे एग्जाम्पल देखिए, एक न्यू होता है, एक न्यू, इस न्यू का मतलब होता है समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़, कोई नई ड्रेस हो सकती है, कोई कार हो सकती है, कोई टॉय हो सकता है, कुछ भी नया जो आपने परचेज किया हो उसे न्यू कहते हैं। और इस न्यू का मतलब होता है कि आप जानते थे ये बात, तो ये पास्ट टेंस में इसको यूज़ किया है, जानते थे। या नो वर्ड होता है ना, नो और नो, तो ये दोनों देखिए, इस नो का मतलब होता है जानना, जो चीज़ आपकी नॉलेज में हो, और इस नो का मतलब होता है नहीं। तो ये दोनों तरीके से आपको होमोफोन्स ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा मीट और मीट, इस मीट का मतलब होता है जो खाने वाला मीट होता है, इस मीट का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं। एडिशन और एडिशन, तो इस एडिशन का मतलब होता है प्लस, जो सब ऐड करते हैं एडिशन होता है। इस एडिशन का मतलब होता है जैसे नॉवल है, कोई बुक है, उसका एडिशन निकलता है, 3rd एडिशन है, 4th एडिशन है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है चीप और चीप। एक चीप होता है कोई चीज़ सस्ती होना, और एक चीप होता है जो अब हम किसी इंसान को कहते हैं कि वो बहुत छी है, गंदा है, या बहुत ही बेकार है, तो उसमें हम चीप वर्ड को यूज़ करते हैं। लास्ट इसमें टाइप आता है होमोग्राफ्स का। वर्ड्स हैव सेम स्पेलिंग बट डिफर इन ओरिजिन, मीनिंग एंड द सम टाइम प्रोनाउंसिएशन। अब जिसमें जो प्रोनाउंस करने का तरीका है ना वो अलग हो, या फिर जो स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसे होमोग्राफ कहते हैं। ऑलमोस्ट सारे सेम से ही दिखते हैं ये। एग्जाम्पल देखिए जैसे कि बैट हो गया, बैट वर्ड जो है ना इसकी स्पेलिंग भी सेम है, इसका साउंड भी सेम है, लेकिन इसका मीनिंग अलग हो गया। तो इसमें जैसे पीस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और एनिमल। अब जो बैट है ना इसको स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है क्रिकेट खेलते वक्त पे, और इसके अलावा ये एक एनिमल भी होता है जिसको हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। पार्क वर्ड का बात करें तो पार्क का मतलब एक जगह होती है, एक प्लेस होता है जहाँ पे ग्रीनरी है, बच्चे खेल रहे हैं, राइड्स वगैरह ले रहे हैं। और इसके अलावा पार्क एक गैरेज भी होता है व्हीकल्स का, या रोड पे जैसे पार्किंग होती है ना कि कार को पार्क करना है, तो वहाँ पे भी आप वर्ड यूज़ करते हैं पार्क।
इसके अलावा फाइन वर्ड है वेल और पेनल्टी हो सकती है। फाइन का मतलब होता है, आप जैसे कोई पूछता है आपसे हाउ आर यू, तो आप बोलते हैं कि फाइन, तो यहाँ पे आप क्या बताते हैं, अपने हाल चाल बता रहे हैं, तो वो वेल भी हो सकता है कि आप ठीक है, और पेनल्टी भी हो सकती है कि आपने कोई बुक लेट दी है लाइब्रेरी में, या फिर किसी चीज़ का फाइन आपको पे करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ पेनल्टी में आती है। नेक्स्ट आता है फेयर, लाइट कलर्ड हो सकता है, ऑनेस्टी हो सकता है। फेयर का मतलब क्या हो गया, कोई जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, लाइट कॉम्प्लेक्शन होता है, थोड़ा वाइटिश सा कलर होता है, उसे हम लाइट कलर बोलते हैं। या फिर ऑनेस्टी भी होती है, जो सच्चाई होती है। और कई बार फेयर वर्ड को ना एक्सपेंसिव पैसों से भी रिलेट करा जाता है। सो ये कुछ 3 डिफरेंसेस थे। होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में छोड़ के जाने का सोचना भी मत, कंप्लीट करके जाइएगा इसको। अब होमोनिम के बाद में नेक्स्ट हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच आता है ये जो है यूफीमिज्म। अब इसका क्या मतलब होता है, फेमिज्म का मतलब देखिए यहाँ पे वर्ड दे रखा है, इज यूज टू एक्सप्रेस अ माइल्ड इनडायरेक्ट और वेगी टर्म्स टू सब्सटीट्यूट फॉर द हार्श, ब्लंट और ऑफेंसिव टर्म। जब हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं ना जो ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो, एग्रेसिव वर्ड्स ना यूज़ हो, या फिर कोई रफ से वर्ड ना हो, किसी जैसे आपके किसी वर्ड की वजह से किसी को हर्ट ना हो जाए, तो जब हम नॉर्मल पोलाइटनेस वाले वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसको ऑफेंसिव क्राइम ना बनाने के सेंस में आप जब नॉर्मल वर्ड से उसको रिप्लेस करते हैं, तो उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड। डाइड या डेथ वर्ड को यूज़ ना करके आपने क्या वर्ड यूज़ किया, पास्ड अवे, कि वो गुजर गया या गुजर गई, तो आपने यहाँ पे इसकी जगह पे इस वर्ड को यूज़ किया, तो ये थोड़ा कम ऑफेंसिव लगता है, थोड़ा कम हार्श लगता है, कि सुनने में भी कानों को ठीक लगता है। तो पास्ड अवे आपने यहाँ पे लिख दिया डाइड और डेथ की जगह पे। इसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है ही इज़ टेलिंग अस अ टॉल स्टोरी, कि वो हमें एक बहुत बड़ी स्टोरी बता रहा है। तो टॉल स्टोरी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप किसी को स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरीज यूजुअली शॉर्ट में ही बोली जाती हैं, तो ऐसे आप कोई स्टोरी नहीं सुना रहे हैं। वो क्या बोला जा रहा है, एक लाई है, एक झूठ बोला जा रहा है। जब झूठ बोलते हैं ना, तो उसको गोल गोल घुमा घुमा के कई चीज़ों से रिलेट करके एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपने इन वर्ड्स का एग्जाम्पल्स है, या ये जो एग्जाम्पल्स है, इनसे आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन टर्म को यूज़ कर लिया आपने, ओल्ड पर्सन की जगह पे सीनियर सिटीजन को यूज़ कर दिया। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे आंटी वर्ड है ना, ये यूज़ करते हैं ना, तो कई लेडीज़ ना बहुत बुरा मान जाती है, आप उसकी जगह पे मैम यूज़ करते हैं। तो ये भी एक वर्ड्स ऐसे हैं कि आप बोलना वही चाहते हैं, लेकिन आपने बस जो वर्ड्स है ना उस टाइम पे सही चूज़ करें, ऐसे चूज़ करें जो कि हार्श ना लगे, ब्लंट ना लगे, या फिर कोई ऑफेंसिव टर्म नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है समवन माइट say they are taking an early रिटायरमेंट इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग दे गॉट फायर्ड। अब किसी को जॉब से निकाल दिया जाए, तो इसके बजाय वो क्या बोल दे कि उन्होंने रिटायरमेंट जल्दी ले लिया, तो ये चीज़ ना थोड़ा उसको कम बेकार बताती है, कम थोड़ा ऑफेंसिव सेंस में बताती है। तो ये चीज़ इस तरीके से जब आप एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स का आप यूज़ करते हैं सेंटेंस में, या जो वर्ड होते हैं या फ्रेज होते हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कम हर्टफुल हो या फिर ऑफेंसिव ना हो, तो उसकी जगह जब आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। प्लीज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। सेकेंड आता है आपके पास में, देखिए यहाँ के बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में अंडरस्टेटमेंट क्या होता है। सो अंडरस्टेटमेंट एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर राइटर और जो स्पीकर होते हैं ना, वो डेलिबरेटली एक ऐसी सिचुएशन को बनाते हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट लगे और सीरियस लगे जितनी वो एक्चुअल में है। मतलब कि कोई चीज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा टेंस्ड हैं, आप लोग इतने ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब ऐसे किया जाए आपके पास में कि वो कम आपको परेशान करे या कम आपको टेंशन दे। जैसे जो कोविड का टाइम था ना, उस टाइम पे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मीडिया भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में कि आज इतने लोगों की डेथ हो गई, आज ये हो गया है, और इस तरीके से लोगों को डरा दिया गया था कि ऐसा लगे कि आपने जैसे ही अपने घर का डोर खोला, आपके घर के बाहर ही कोविड बैठा हुआ है या कोरोना वायरस है, तो इस तरीके का डर हो गया था। तो ये चीज़ अंडरस्टेटमेंट में नहीं आती। अंडरस्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ को आप बता रहे हैं, लेकिन उसको इतने आपने लाइट वे में समझा दिया कि स्ट्रेस भी ना हो और आप अपनी बात भी कह पा रहे हैं। तो ये
चीज़ होती है अंडर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट टू थिन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ नॉट थिन। और डिस्क्राइब एन ओबेस पर्सन, जो ओबेसिटी होती है ना, मतलब कि कोई जो मोटा होता है, बहुत ज़्यादा कोई मोटा इंसान हो तो उसे हम मोटापा कहते हैं। अब थिन का मतलब क्या होता है, जो कि थोड़ा सा कमज़ोर हो, लिटिल हो, मीन्स कि ज़्यादा मोटा ना हो। तो यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि वो बहुत मोटा है या वो ओबेस पर्सन है, इसकी जगह बोल दिया गया ही इज़ नॉट टू थिन, तो वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है इंसान, ये चीज़ बोली गई। तो इससे क्या होता है, जो आपकी वर्डिंग होती है ना, उससे डिफाइन करने में समझ में आ जाता है कि आप कैसे जो वर्ड्स हैं उसको कम जो उसका इशू बनाए बिना आप कैसे उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये चीज़ आती है आपकी अंडर स्टेटमेंट में। अंडर स्टेटमेंट के बाद में लास्ट इसमें आता है डेकोरम। तो देखिए मैंने आपको ये चारों ही करवा दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करवा दिए। अब मैं इसका लास्ट आपको करवा रही हूँ डेकोरम। डेकोरम ना नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो गया है। डेकोरम जो वर्ड है, जैसे डेकोरेट आप किसी चीज़ को करते हैं, तो आप जब लिटरेचर या फिर नॉन लिटरेरी डिवाइसेज होते हैं जहाँ पे आपने कोई चीज़ लिखी है या बोल कर समझा रहे हैं, तो वहाँ पे डेकोरम वर्ड का यूज़ होता है कि आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया, ऐसे फ्रेजेस को यूज़ किया जिन्होंने आपकी राइटिंग को काफ़ी डेकोरेटिव और अच्छा बना दिया। सो डेकोरम इज द कैपेसिटी टू शेप द वर्ड्स अप्रोप्रिएटली टू द ऑडियंस इन ऑर्डर दे माइट अंडरस्टैंड द मैसेज। तो डेकोरम का मतलब यही होता है, जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस जो आप यूज़ करते हैं उनको ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप उसको अप्रोप्रिएटली उस तरीके से आप उसको यूज़ करें, या जो वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन है ना वो आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग दें कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, क्या कैसे उन चीज़ों को समझना चाहती है। डेकोरम इज प्रॉपरली एसोसिएटेड विद द हार्मोनी, ग्रेस एंड कम्प्लीनेस। देखिए इसका ना एक एग्जांपल देती हूँ। क्या मतलब, जैसे अभी जो फेस्टिवल सीजन आता है ना, तो आपको पता है कि एथनिक वेयर्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड होती है दिवाली के टाइम पे और राखी के टाइम पे, ये सब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है। चॉकलेट्स वैसे सब लोग यूजुअली खाते ही खाते हैं, लेकिन राखी के टाइम पे उनकी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि जो उसमें एडवर्टाइजमेंट होती है ना टीवी में, वो इस तरीके से रिलेट करके दिखाई जाती है कि जो आपके इमोशंस है ना उसको चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा कोई और एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। इसके अलावा एक ऐड आती है प्रेस्टीज प्रेशर कुकर की, जिसमें वो टैग लाइन भी है कि जो वाइफ से करे प्यार वो कैसे करे प्रेस्टीज को इनकार, कुछ ऐसी सी ऐड आती है। तो उसमें ना वर्ड्स के साथ में जो एडवर्टाइजर है ना वो इतना अच्छे तरीके से खेल गए हैं कि दो चीज़ों को आपस में रिलेट कर दिया है कि आप अपना लोगों के इमोशंस के साथ में उनको जोड़ देते हैं कि क्या चीज़ उस टाइम पे उनके लिए ठीक रहेगी। तो उससे क्या होता है, सेल बढ़ जाती है, प्लस जो अमाउंट है ना, जो प्रोडक्ट की सेल बढ़ा रहे हैं, प्लस लोगों तक उनकी जो रीच है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो जब मीठे की बात आती है तो सब लोग चॉकलेट ही दिमाग में रखते हैं, उसकी एक डेफिनेशन दे दी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डेकोरम का मतलब यही होता है। इज प्रॉपरली एसोसिएटेड विद द हारमोनी, ग्रेस। तो डेकोरम किस किस से एसोसिएट होता है, हारमोनी हो गया, ग्रेस हो गया, कंप्लीनेंस हो गया, और उसके साथ साथ टाइमलीनेस। टाइम वर्ड जो है ना ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस चीज़ का जो टाइम होता है ना उस टाइम पे अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं या जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी के ऊपर आप वर्क करते हैं ना, तो आपका जो काम है ना वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू कि आपको भेड़ चाल चलनी है कि बस अपना करते जाना है, जिसको जो चीज़ लेनी हो ले, नहीं लेना हो ना ले, आपको तो अपनी कंपनी में उस प्रोडक्ट को बनाने से मतलब है। तो ऐसे ना बिजनेस चलता है ना चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं। तो यही चीज़ है, इसमें टाइम जो है ना डेकोरम में टाइमलीनेस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड अप्रोप्रिएटनेस जस्ट एज अ ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दे रखा है लिटरेरी स्टाइल की अगर हम बात करें तो जो अप्रोप्रिएटेड रेंडिंग होता है ऑफ द कैरेक्टर, एक्शन, स्पीच और सीन, तो उसे हम डेकोरम कहते हैं। जैसे कि जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा वंस अपॉन अ टाइम, ऐसे वहाँ पे एक तो स्टार्टिंग जो होती है ना वंस अपॉन अ टाइम से हो जाती है, और उसके बाद में फिर ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। अगर नेचर को एक्सप्रेस करना हो ना तो ऐसा बताया जाता है, हवाएं चल रही थी। इवन करण जौहर की मूवीज़ में आप देखेंगे ना जहाँ पे जो लव ट्रायंगल्स होते हैं वहाँ पे देखिए हवा चल रही है, साइड में कोई अच्छा सा म्यूजिक बज रहा है और पार्क के बीच में टेबल रखी हुई है, तो वो एक जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है ना वो एक डेकोरम का एग्जाम्पल है। इसी तरीके का जो डेकोरम है ना वो आप अपनी कई बार स्टोरी राइटिंग्स में, बहुत सी नॉवेल्स में, इन सब चीज़ों में आप देखते हैं जहाँ से आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं और समझा पाते हैं। हो इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको टोटल 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद में इसमें फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ना, सबसे इजी वाली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो यही होती है, एलिट्रेनेशन। इसमें देखिए वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉस, तो यहाँ पे आपने एक कॉमन चीज़ देखी, जो डब्ल्यू वर्ड है ना वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट
रिपीट हो रहा है। तो जो ऐसे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होता है ना, जैसे पीटर पाइपर, या जो आप हिंदी में कई बार स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। तो जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं ना, एक ही वर्ड एक ही अल्फाबेट का बार बार जब रिपीटेशन होता है तो उसे हम एलिट्रेनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है एलिट्रेनेशन, तो इसमें डब्ल्यू वर्ड जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन और दिखा देती हूँ। इन विच अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस रिपीटेड, तो जहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब होता है एक मोतियों की जैसे माला होती है ना, कि एक के बाद एक सीक्वेंस बना हुआ है, ऐसे जो स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स हैं और जो फ्रेजेस है ना उसको रिपीट किया जा रहा है, या जो सेम लेटर है या लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो रिपीट हो रहा है, तो उसे हम एलिट्रेनेशन कहते हैं। अब इस वाले स्टेटमेंट में आपको डब्ल्यू वर्ड जो है ना वो बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और जिससे एक राइम क्रिएट होती है। जैसे जो छोटे बच्चों की पोएम्स होती है उनमें भी ये राइमिंग आपको देखने को मिलती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वहाँ पे जो टी साउंड है ना वो कई बार रिपीट होता है। समझ में आया होगा। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एलिट्रेनेशन है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, जहाँ पे जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस होते हैं उनका रिपीटेशन होता है, प्लस इससे एक राइम क्रिएट होती है, तो उसे हम एलिट्रेनेशन कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच आपसे ऐसे सेंटेंस में भी पूछी जा सकती है और इस फॉर्म में भी पूछी जा सकती है कि आपको दे दिया जाए और फिर आपको पहचान के इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है विद एग्जाम्पल, तो आपको ये हर तरीके से पढ़ के हुए चलना है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। अब यहाँ पे एक तरीके का ना ऑर्डर टाइप में आपको दिख रहा है, कमांड टाइप में दिख रही है, एग्रेसिव वाली बात दिख रही है कि आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस में दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, एक है एलिट्रेशन और एक है एक्सर्शन। तो जो एलिट्रेशन है ना ये कैसे यूज़ हुई है, यहाँ पे देखिए 1000 टाइम्स है, तो टी हो गया ना, तो वर्ड्स एक से दो बार रिपीट हो गए, तो ये जो टी है ना इसकी वजह से ये क्या बन गया, एलिट्रेशन बन गया। देखिए जो इंटेंशनल रिपीटेशन होता है, सेम बिगिनिंग कॉन्सोनेंट मेक द सक्सेसिव साउंड इज नोन एज एलिट्रेशन। जहाँ पे चाहे कॉन्सोनेंट साउंड हो, चाहे जो वोवल साउंड है, चाहे कोई भी साउंड है, वो क्या होता है, रिपीट होता है। और जब आप उसको इंटेंशनल रिपीटेशन करते हैं, मतलब कि जानबूझ के आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं कि जिससे वो रिपीटेशन बने, एक राइम बने। राइम बनाने से ना एडवर्टाइजमेंट में भी ना काफ़ी सेल बढ़ जाती है। तो जब ऐसे राइम बनती है, रिपीटेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 1000 टाइम्स में एक राइम बन रही है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। वहीं जो सेकंड वर्ड है, इट इज यूज्ड एज अ वे ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक आपको ना एग्जीक्यूट भी हो रहा है, तो ये जो 1000 टाइम है इसकी वजह से एलिट्रेशन हो गया। इसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक हाइपरबोल है। हाइपरबोल का मतलब होता है जहाँ पे आप कोई चीज़ एग्रेसिवनेस में या फिर जोर दे के किसी बात को बोलते हैं। तो ये आपको दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखनी है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है, समटाइम्स यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव इट। अब देखिए ये कैसी बात बोली गई है कि कई बार ना आपको मनी को स्पेंड करना पड़ता है सेव करने के लिए। अगर लॉजिक पर्पस से देखें तो क्या ये सच हो सकता है कि आपने जब पैसा खर्च भी कर दिया तो वो सेव कैसे हो सकता है। तो इसमें जो सेविंग्स की बात करी गई है ना, तो ये हो गया जैसे आप इन्वेस्टिंग करते हैं कहीं पे, या फिर कहीं पे आप अपने पैसे को सेव करके रख देते हैं। जैसे आप किसी भी बड़ी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको अमाउंट मिल रहा है। तो ये क्या किया आपने, पहले उस पैसे को खर्च किया, उससे आपको वो जगह मिली और उसका आपने जो आपको उससे फिर पैसे आने शुरू हुए, या जो आपको रुपए जो अमाउंट आपको मिला उसके बाद में आपको मिला, ये चीज़ आपने क्या करी, सेविंग से करी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में यही चीज़ बता रखी है, सम टाइम्स यू हैव टू स्पेंड मनी टू सेव इट। तो इस सेंटेंस में एक तरीके की आपको सच्चाई भी दिख रही होगी कि हाँ ये एक ट्रुथ है, एक बात सही है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो जो ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। जो ऐसी स्टेटमेंट में फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है पैराडॉक्स। देखिए अब पैराडॉक्स क्या है, इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट अपीयर्स टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट एक्चुअल रिवील समथिंग ट्रूथफुल। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी तो है ही है, लेकिन इससे एक स्टेटमेंट से आपको सच्चाई पता चलती है, तो इसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट आपको सेंटेंस दे रखा है,
द वाटर डांस्ड अक्रॉस माई विंडो। अब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से अगर आप समझेंगे तो वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो, तो क्या ये पॉसिबल है? जो पानी है वो डांस करता है क्या? नहीं। और जो हवा है क्या वो गाती है? कभी नहीं होता। लेकिन ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्रेस किया गया है नेचर के साथ में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ में। डांस क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी, और वाटर क्या है? एक नेचुरल चीज़ है। तो दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट किया गया है। तो जो ऐसे मेटाफर्स होते हैं, सॉरी ऐसे जो स्टेटमेंट्स होती है जहाँ पे इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये है पर्सोनिफिकेशन। अब इसको देखते हैं ज़रा। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट एट्रीब्यूट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। तो जो चीज़ ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन ना होते हुए भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में उसको एट्रीब्यूट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पे मिल गया कि वाटर डांस अक्रॉस माई विंडो। तो वाटर डांस कर रहा है, उन्होंने ये चीज़ देखी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो गई कि वाटर जो है ना वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसकी कैटेगरी डांस जो है ना वो उसको ह्यूमन से कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से आपने इसको क्या बताया? पर्सोनिफिकेशन बताया। अब इसमें कुछ और आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि आई हियर द विंडो विस्लिंग। जो हवा है ना वो सीटी बजा रही थी, ये चीज़ आपने सुनी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन आप इसको चीज़ों को रिलेट करके समझा रहे हैं। सन स्माइल डाउन ऑन अस। अब जो सन है ना वो स्माइल कर रहा है, तो ये चीज़ आपने, जैसे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सन की जो हीट है ना वो एक्सेस में हमको लगती है। तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि जो सन है ना वो गुस्सा कर रहा है। जो कि ह्यूमन का जो नेचर है ना, उससे जब आप रिलेट करके किसी चीज़ को समझाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। अब यहाँ पे सन स्माइल का मतलब है कि जो आपको सर्दियों में मीठी सी धूप लगती है, या जो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम का जो वेदर होता है ना जो काफ़ी अच्छा सा लगता है, तो उसकी यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? द लाइट डांस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो लाइट है ना वो वाटर के सरफेस पे डांस कर रही है। तो जो डांस है वो अगेन ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन लाइट से इसको और वाटर से इसको रिलेट किया गया है। तो ये क्या हो गया आपके पास में? पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया है। लास्ट सेंटेंस आता है दैट स्टोरी इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। अब इसमें आपको क्या बताना है? कौन सा इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए। दैट स्टोरी इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। अब यहाँ पे स्टोरी को किससे कंपेयर किया गया है? म्यूजिक से। और वो किसके लिए? कानों के लिए। हमारे लिए कानों के लिए म्यूजिक का मतलब क्या है? जो अच्छा सा म्यूजिक आपने सुन लिया, जो बहुत ही हीलिंग हो, आप बहुत स्ट्रेस में है तो आपने म्यूजिक सुन लिया, पार्टी म्यूजिक। तो म्यूजिक की टाइप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी को क्या बोला गया है? एक म्यूजिक। कई बार आप किसी की वॉइस को भी ना म्यूजिक से रिलेट कर सकते हैं कि किसी की वॉइस आपको इतनी सूदिंग लगे, इतनी प्यारी आवाज़ लगे कि मन करे कि बस सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं। तो ये दो चीज़ें ना आपने जैसे रिलेट करी, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। जब कंपैरिजन होता है ना तो उसे मेटाफर कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है, एक होता है मेटाफर और एक होता है सिमिली। तो दोनों ही चीज़ें समझिए। जब सिमिली वर्ड का यूज़ करते हैं ना तो ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन जब आप एज और लाइक जैसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं और जब कंपैरिजन करते हैं एज और लाइक वर्ड को यूज़ करके, जैसे कि वाइट एज मिल्क, हार्ड एज स्टोन, तो एज और लाइक वर्ड जब आप यूज़ करके किसी दो में कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली होता है। और जब आप कंपैरिजन करें विदाउट एज और लाइक वर्ड तो उसे हम मेटाफर कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्पीच है या जो स्टोरी है उसको म्यूजिक से कंपेयर किया गया, लेकिन कहीं पे भी स्टेटमेंट में आपको एज और लाइक वर्ड नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया। अगर यहाँ पे एज और लाइक वर्ड होता कि जो स्टोरी है ना वो एज म्यूजिक है टू माई ईयर्स, तो अब जब एज और लाइक वर्ड यूज करते तो वो क्या हो जाता? सिमिली हो जाता। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसके अंदर आपको प्रपोजिशंस को फिल करना है। तो प्रपोजिशंस क्या होते हैं? पहले तो डेफिनेशन देखिए। रेफर्स टू दोज वर्ड्स दैट कम आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बाद में जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हम प्रपोजिशंस कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको प्रपोजिशंस के दे रखे हैं, जैसे कि अबव हो गया, ऊपर, बिहाइंड, पीछे हो गया, टू, फॉर, बिसाइड, एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसे प्रपोजिशंस आपको दे रखे हैं। ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा प्रपोजिशंस होते हैं, तो आपको उनमें से ही कोई एक प्रपोजिशन को चूज करके, एक को नहीं, हर एक सेंटेंस के लिए अलग अलग होंगे, तो आपको प्रपोजिशंस को चूज करके इन सेंटेंसेस में फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉज अमेज्ड डैश आर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? एट, एक प्रपोजिशन है। सेकेंड है दे अपील्ड टू अस फॉर हेल्प। तो यहाँ पे आपने टू यूज किया। आई डोंट थिंक वी कैन बैंक टू हिम दिस टाइम। तो आपने बैंक के बाद में यहाँ पे टू वर्ड को यूज किया। प्लीज बियर विद मी अंटिल आई फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पे विद प्रपोजिशन को यूज किया। वी वॉन्ट द बेस्ट कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड अंडर दिस पोस्ट। तो आपने क्या देखा? अंडर दिस पोस्ट। तो ऐसे जब स्टेटमेंट्स होते हैं दिस पोस्ट या ये दैट पोस्ट, तो यूजुअली वहाँ पे अंडर वर्ड को यूज किया जाता है।
ही विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू हिज टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, फूड वॉज रेशन ड्यूरिंग द वॉर। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड की जगह पे आप बाय भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं और बिटवीन भी लिख सकते हैं। कई बार जो प्रपोजिशन है ना वो अपने आप चेंज हो जाती है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो मैंने बोल दी वही आप लिखेंगे। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पहचानना पड़ता है कि जो कौन सी वाली स्टेटमेंट आपके लिए ठीक है और कौन सी वाली नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास में आता है नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन टू सन्स। तो दो बच्चों की बात करी गई है, तो यहाँ पे बिटवीन वर्ड एज अ प्रपोजिशन आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप अमंग, टू और इन भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रपोजिशन की जगह पे। अब ये आपका देखिए ये पूरा पेज मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा पेज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट को आगे ही कंटिन्यू करते हैं। दो और प्रपोजिशंस आपको यहाँ पे फिल करनी है। ही कम्स फ्रॉम आर रॉयल फैमिली, तो फ्रॉम वर्ड लिखा, ही इज टॉल विद द ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, तो यहाँ पे आपने विद वर्ड को यूज़ कर दिया है। सो ये कुछ प्रपोजिशंस थी जिसका आप यूज़ कर सकते थे अपने एग्जाम के लिए और इनको कंप्लीट कर सकते थे। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन तो आपका रह ही गया। यहाँ पे ना आपको फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं जिसका आपको सेंटेंस बनाना है। जो फ्रेजल वर्ब्स है ना इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को ना यूज़ करते हैं, लाइक कि आपने ऐसे किया कि एक रिलेट करते हुए चीज़ों को ना एक सीक्वेंस राइम टाइप में बना के जब आप यूज़ करते हैं ना तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, कुछ आपको ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंसेस आपको बनाने इन फ्रेजल वर्ब के, और ये मैं लिखना भूल गई, अदरवाइज मैं ये सेंटेंस पक्का इसमें यूज़ करती। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो सेंटेंस, फर्स्ट जैसे वर्ड दे रखा है आपको पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आपको दे रखी है कि जो मीटिंग है ना उसको पुट ऑफ कर दिया फॉर अ वीक। तो इस पुट ऑफ का मतलब हो गया कि कोई चीज़ को आप डिले कर रहे हैं, टू डिले। तो कोई चीज़ अगर आप डिले कर रहे हैं, बाद पे करने के लिए काम को कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ का मतलब क्या हो गया, डिले करना या पोस्टपोन कर देना। तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि आपने क्या बोला कि जो मीटिंग है उसको पुट ऑफ कर दिया नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कि नेक्स्ट वीक के लिए मीटिंग शिफ्ट कर दी या पोस्टपोन कर दी। तो पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया, टू डिले। इस तरीके से आप सेंटेंस इसका बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉल ऑफ। देखिए पहले ना आपको इनका मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा उसके बाद में तो आप डेफिनेटली अपने आप ही सेंटेंसेस फॉर्म कर लेंगे। अब जो कॉल ऑफ है ना, इसका सेंटेंस का एग्जांपल है, किसी चीज़ को आपने कैंसिल कर दिया और कोई चीज़ होने वाली थी उस चीज़ को आप नहीं कर रहे हैं, तो इस जगह पे आप कॉल ऑफ वर्ड को यूज़ कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया टू कैंसिल समथिंग। कोई चीज़ आप कुछ काम करना चाहते थे, आपने वो चीज़ कैंसिल कर दी। मूवी देखना चाहते थे आपने उससे कॉल ऑफ कर लिया कि आपने वो अभी चीज़ नहीं करनी, आप या बाद में भी करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने उसको कॉल ऑफ कर दिया हो तो वो चीज़ आती है आपके पास में कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है किसी को कैंसिल आउट कर देना कुछ देर के लिए, कुछ महीनों के लिए, वो कितने भी टाइम के लिए हो सकता है। बट मेन आपको जो ध्यान रखना है वो यही है कि इसका मतलब होता है कि आपने उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है लुक इनटू। अब लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जो कोई भी फैक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन है, जब आप उसको एग्जामिन करते हैं। तो लुक इनटू का बेसिक मतलब तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, टू एग्जामिन। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, जब आप उसको एग्जामिन करते हैं तो उसे हम लुक इनटू कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, वी आर लुकिंग इनटू बाय अ न्यू कंप्यूटर। तो लुकिंग इनटू बाइंग अ न्यू कंप्यूटर का मतलब है कि आप नया कंप्यूटर लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि कौन सा कंप्यूटर या लैपटॉप कौन सा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें बजट भी देखना पड़ता है, फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से है। या लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लीजिए, आप उसमें अपना बजट भी देखते हैं, मॉडल भी देखते हैं कि आपको पसंद है या नहीं है, और उसके अलावा उसके फीचर्स, जो जितने का वो मोबाइल वो हैंडसेट है, क्या उसके फीचर्स उसको पूरी तरीके से कॉम्पीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ होती है लुक इनटू, कि जब आप कुछ करने से पहले किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं। और इसमें ज़्यादातर चीज़ें या तो हायरिंग पे आती है, जैसे किसी एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हैं, या फिर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, या आप अपना घर नया ले रहे हैं, वहाँ पे शिफ्ट करना है, कहीं पे रेंट पे जा रहे हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे फ्रेजल को हम कहते हैं लुक इनटू, कि किसी चीज़ को आपने एग्जामिन करा।
अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब क्या है, जैसे इफ़ यू ब्रेक इट यू रिप्लेस इट, इस तरीके के जो वर्ड्स आप यूज़ करते हैं कि ब्रेक इन का मतलब क्या हो गया कि आपने ना उस चीज़ को तोड़ दिया। तो ब्रेक का मतलब क्या है, उस चीज़ को आपने सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया, या कोई काम आप कर रहे थे तो इस अकॉर्डिंग जब आप उसको ब्रेक करते हैं ना, तो वो चीज़ होती है आपके पास में ब्रेक इन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है, ये थोड़ा सा बड़ा है और प्लस हो सकता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जो फ्रेजल वर्ब आपके पास में आएंगे ना, इसका आपको मीनिंग पता होगा लेकिन सेंटेंस में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी कि पहले आप जब ऐसे फ्रेजल वर्ब आते हैं तो ऐसे पहले आपको उसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग के बाद में आपको उसकी एक स्टेटमेंट देनी कि इस स्टेटमेंट से आप बता रहे हैं कि सेंटेंस में यूज़ करके कि इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग था। लास्ट फ्रेजल वर्ब आता है डू अवे विद। तो डू अवे विद का मतलब क्या होता है, टू रिमूव इट कंप्लीटली और पुट एन एंड टू इट। तो डू अवे विद का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को पूरा कंप्लीट तरीके से रिमूव करना, टू रिमूव इट कंप्लीटली। ओके तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई जो फर्स्ट मर्डर है या सेकंड मर्डर है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, या कोई भी आप ना ऐसे जो शी ट्राइड टू डू अवे विद हर सेल्फ हो गया, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आप कंप्लीटली उस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं, उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं डू अवे। और इसके अलावा वी मस्ट डू अवे विद लिटरेसी, तो ये चीज़ें आती हैं टू रिमूव, या कंप्लीटली उसको हटा देना या फिर उसको पूरी तरीके से एंड कर देना। ये चीज़ें आती हैं आपके पास में डू अवे में, जैसे कोई अपनी पढ़ाई का एंड कर रहा है कि अब उसको आगे कंटिन्यू ही नहीं करना है। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे को लग रहा है कि पढ़ाई का ऐसा ही होने वाला है कि आगे कंटिन्यू नहीं करें, लेकिन अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी आपकी चॉइस है। वेल लिव इट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एड प्रीफिक्स और सफिक्स टू फॉर्म अ नाउन। अब आपको यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रीफिक्स ही यूज़ करना है, ना ये बोला गया है कि सफिक्स ही यूज़ करना है। आपको इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और सफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको नाउन बनाना है। अब एक चीज़ समझिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड है ना उसके पीछे कोई एलिमेंट लगता है तो उसे हम कहते हैं सफिक्स, और अगर एलिमेंट के आगे जो वर्ड होता है उसके आगे कुछ लगता है तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो यही याद रखना, प्रीफिक्स जो होता है वो पहले आता है, फिर उसके बाद में वर्ड, और उसके बाद में क्या होता है सफिक्स। तो वर्ड ये है वर्ड, और इसके पीछे जो चीज़ लगी वो सफिक्स होती है, इससे पहले जो चीज़ लगी वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिससे आपको क्या बनाना है, नाउन बनाने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेफ, तो आपने इसके आगे क्या लगा दिया, अन लगा दिया, तो ये क्या बन गया अनसेफ। तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। ऑनेस्ट में आपने क्या लगा दिया, डिस लगा दिया, तो डिस क्या है, प्रीफिक्स है। हेल्दी में आपने क्या लगा दिया, अन लगा दिया, तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। अपीयर में आपने अपीयरेंस लगा दिया, तो जो अपीयर वर्ड था ना यहाँ तक लिखा, फिर उसके बाद में एंस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। नेक्स्ट डांस में डांसर, ई डांस तक था, आर आपने लगा दिया तो सफिक्स ऐड कर दिया। तो जब आप वर्ड के आगे कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वो प्रीफिक्स होता है, वर्ड के बाद में किसी को आप ऐड करते हैं तो वो आपके पास में सफिक्स होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसी का बी पार्ट है। फर्स्ट में आपको सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करके नाउन्स बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सूटेबल आर्टिकल्स से फिल करना है, मतलब कुछ आपको फिलअप्स दे रखे हैं, उसमें आपको आर्टिकल्स को फिल करना है। सो फर्स्ट क्या है, द मैन इन अ ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए ये जो द है ना, अगर यहाँ पे मैन होता है MAN, तो यहाँ पे कई बार ए बी वर्ड को यूज़ किया जा सकता है और फिर यहाँ पे द ब्लैक हो जाता। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग द और ए को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होबल्ड अक्रॉस का मतलब होता है जो कोई आप कहीं पे घूम रहे हैं, कोई जैसे आपको कहीं पे चोट लगी, आपको पैरों में कहीं पे लग गई है, या आपसे चला नहीं जा रहा है, ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर लिए, तो एक ऑकवर्ड वे होता है ना, या पेन या इंजरी में जब हम चलते हैं तो उसे हम हॉबल्ड कहते हैं, हॉबलिंग उसको कहते हैं। सो यहाँ पे मैन इन अ ब्लैक वर्न आउट कोट होबल्ड अक्रॉस द स्ट्रीट एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ एन ओपन डोर फ्रॉम विच प्रेजेंटली अ जेंटल ओल्ड लेडी केम आउट। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल्स को यूज़ करना था। तो आर्टिकल्स में क्या क्या होता है आपके पास में, ए होता है, एन होता है और दा होता है। दा स्पेशल थिंग्स के लिए लगता है, ए जो एन वर्ड है वो वोवल साउंड के लिए लगता है। कुछ वर्ड जो होते हैं वो वोवल से स्टार्ट भी होते हैं, कुछ का वोवल साउंड देखना पड़ता है, जैसे कि आई, ई, ओ, यू, ए। तो ये कुछ आपके पास में वॉवल्स होते हैं, कुछ क्या ये 5 ही वॉवल्स होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ए जो होता है वो सिंगुलर चीज़ के लिए लगता है। तो इस तरीके से आपको इन ए एंड दा को चूज़ करके आर्टिकल्स को इस पैराग्राफ में पुट करना था।
इसके बाद में 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है। जो आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं इनको आपको करेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है फूड इज इंडेलिबल। अब ये वर्ड देखिए, अगर आप थोड़ी बहुत भी वोकैबुलरी आपकी ठीक ठाक है ना तो आपको पता होगा जो इंडेलिबल वर्ड है इसका मतलब होता है अमिट शाही या फिर कोई स्टेन या कोई मार्क जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है, कोई इंप्रेशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है जिसको ईजिली नहीं हटाया जा सकता, तो उसे हम इंडेलिबल कहते हैं। और ये जो होती है ना वो वोटर इंक होती है, जो इलेक्शंस के टाइम पे इंक आपकी फिंगर पे लगाई जाती है ना वो इंडेलिबल होती है, वो उसको जल्दी से मिटाया नहीं जा सकता और उसका जो मार्क है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है। स्टेटमेंट क्या कहती है? द फूड इज इंडेलिबल। तो फूड क्या इंडेलिबल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। फूड के साथ में क्या वर्ड आता है? ईडेबल। ईडेबल का मतलब है कि वो खाने लायक नहीं है। द फूड इज नॉट ईडेबल। ईडेबल का मतलब होता है जो चीज़ खाने लायक हो, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाने से क्या बन गया ये कि खाने लायक नहीं है। सेकेंड सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस में इंडेलिबल की जगह पे वर्ड क्या आना था? डेलेबल आना था। अब जो आपके पास में सेंटेंस करेक्ट आते हैं वो कई बार सेंटेंस करेक्ट तो आपको ऐसे दे दिए जाते हैं कि जहाँ पे आपको वर्ड है ना उसको ही पूरा रिप्लेस करना पड़ सकता है, और कई बार आपके पास में सेंटेंस करेक्ट ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको इसकी फॉर्म पे जो वर्ब की फॉर्म होती है उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है? हिज परफॉर्मेंस वॉज बेस्ट देन द अदर। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जो उनकी परफॉर्मेंस है ना उसका कंपैरिजन हो रहा है और लोगों से, तो बेस्ट नहीं होगा, वो क्या होता है? बेटर होता है देन द अदर। और इसके बाद में बेस्ट हम तब लेते हैं ना जब सबके में से आप निकालते हैं, तो लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन देन वर्ड है ना तो इसका मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ पे कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लगती, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगती है बेटर। ओके, नेक्स्ट आता है सेंटेंस शी सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द अदर्स इवन अंडरस्टूड इट। सेंटेंस को अगर हिंदी में पढ़े तो ये कहना ये चाहते हैं कि उन्होंने प्रॉब्लम को, एक लड़की है, उन्होंने प्रॉब्लम को उससे पहले सॉल्व कर दिया जब तक कि कोई उसको समझ भी पाता। लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, जैसे कि शी सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर अदर्स कैन इवन अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे शी सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर तो सेम रहा, उसके बाद में द वर्ड को हटा के क्या लिखा रहने दिया? अदर्स। इवन अदर्स के बाद में क्या लिखा? कैन। इवन अंडरस्टूड नहीं होगा, अंडरस्टैंड इट। जब तक और लोग समझ पाते उनसे पहले उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। सो ये कुछ आपके पास में सेंटेंसेस को करेक्ट करना था। इसके बाद में और भी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने अभी आपको ए पार्ट करवाया है। इसके बाद में आगे क्या है? मैनेजर स्यूड हिज सबॉर्डिनेट फॉर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन की जगह पे आपको वर्ड यूज़ करना है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की इंसल्ट कर देना, किसी की रेपुटेशन पे बात आना, किसी की जो इमेज है उसको डैमेज कर देना। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में जो करेक्ट है ना उन सेंटेंसेस को मतलब जो आपको सेंटेंसेस दे रखे थे उनको आपको इस अकॉर्डिंग करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, 5 फिलअप्स दे रखे हैं जिसमें वर्ड्स दे रखे हैं और इसको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म में चेंज करना है कि प्रेजेंट जो फर्स्ट वर्ब है तब लगेगी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तो यूजुअली ये जो सेंटेंसेज हैं इनमें पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है जिसमें सब में ईडी वर्ड का यूज़ किया गया है। तो देखिए रोहन्स कार वॉज स्टील्ड और स्टोलन, तो आपने स्टील वर्ड की जगह पे क्या लिख सकते हैं? स्टोलन भी लिख सकते हैं, वॉज स्टोलन और वॉज स्टील्ड बाय अ थीफ। नेक्स्ट है राकेश स्लाइस्ड द टमेटोज विद अ नाइफ, तो स्लाइस वर्ड के साथ में ईडी लगा दिया। नेक्स्ट वुडन चेयर वॉज लेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। जो लेड की एक्चुअल स्पेलिंग है ना वो तो ये है LAID। जैसे बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं ना उनके जब हम उनको प्लूरल फॉर्म में या पास्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मीनिंग ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। जैसे वर्ड लिखा मैंने वाइफ, तो इसको जब आपको प्लूरल में चेंज करना होगा तो F की जगह आपने क्या लिया? VES। ऐसे ही जब लीफ वर्ड है ना तो इसको आपने क्या किया? LEVES। तो कई बार ज़रूरी नहीं होता कि जो वर्ड्स है ना उसमें आपको ईडी डायरेक्ट वर्ड के लास्ट में ही अल्फ़ाबेट के टच करने हैं या फिर आपको उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को हटा के फिर नए लेने पड़ते हैं। तो ये सेंटेंस और वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है हर पेरेंट्स वर नॉट कंसर्न्ड अबाउट हर रिजल्ट, तो यहाँ पे कंसर्न हो गया। द मैनेजमेंट वॉज एग्रीड टू ऑल द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कैसे दे रखा था कि ऐसे फॉर्म दे रखी थी, आपको उसको आइडेंटिफाई करना था और लिखना था।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 और 10, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स आपको इन क्वेश्चन से मिल सकते हैं अगर ऐसा जब क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है इसमें क्या है, जो आपको शॉर्ट नोट लिखना है इमेजिनरी पे कि 150 वर्ड्स में आपको इसको बताना है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये क्या होती है, इसको विद एग्जाम्पल आपको डिफाइन करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का वो क्या है, जो आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं, इनको सूटेबल एग्जाम्पल के साथ में आपको डिफाइन करना है। सो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे इस पे ना आपको शॉर्ट नोट लिखना है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके आंसर में हेल्प करने के लिए लिखे हैं। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी अपने आंसर में ऐड ऑन करके आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। हेडिंग है हमारे पास इमेजिनरी क्या होता है। वर्ड जो है ना ये इमेजिनेशन से आया है। इसका मतलब कि कोई चीज़ जब आप इमेजिन कर पाते हैं। इज़ अ लिटरेरी डिवाइसेस दैट अलाउज राइटर्स टू पेंट पिक्चर्स इन रीडर्स माइंड सो दे कैन मोर ईजिली इमेजिन और अ स्टोरी, सिचुएशन, कैरेक्टर, इमोशन और सेटिंग। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी स्टोरी राइटिंग आपको दे रखी होती है। जब आप स्टोरी राइटिंग को रीड करते हैं या कोई पैराग्राफ आप रीड करते हैं, कोई स्टोरी कहीं पे भी आप कुछ भी नॉवल है, फिक्शन है, सिलेबस की कोई बुक है जिसमें स्टोरीज टाइप में होता है, जैसे स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूँ, साइंस वगैरह में तो आप नहीं इमेजिन करते इतना, लेकिन जहाँ पे आपको रीडिंग बेसिस पे जो मटेरियल दे रखा होता है उसमें हम ना उसको पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा होगा, तो वो चीज़ होता है इमेजिनरी। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे आप एक सिचुएशन, स्टोरी में क्या चल रही है, उसके कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर जो है उनके इमोशंस क्या हैं, किससे रिलेट करते हैं, तो उन सब चीज़ों को जब आप इमेजिन कर पाते हैं तो वो एक इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच होती है। कई तो मतलब इमेजिनेशन कईयों की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जो मूवी चल रही होती है ना उसमें भी आप उस कैरेक्टर की जगह खुद को इमेजिन कर रहे होते हैं। तो यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अ गुड वे टू अंडरस्टैंड इमेजरी इज टू थिंक ऑफ वर्ड्स इमेजिनेशन। तो जो ये वर्ड इमेजरी है ना, इसको अगर समझना चाहते हैं तो आपको इमेजिनेशन को काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स दे रखे हैं इमेजरी के, जैसे कि एक हो गया विजुअल। विजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ जो आप देख पाते हैं, देख कर कभी आप इमेजिन कर पाते हैं। देखने का मतलब है जैसे स्टोरी आपको दे रखी है, उसमें आपने जो स्टोरी में पढ़ा वही चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हैं कि या आप वहाँ पे हैं या वो जगह आप आसपास में इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, विजुअल हो गया। इसके अलावा ऑडिटरी का मतलब होता है जो चीज़ आप सुन के समझते हैं, जो आपने कुछ सुना और उसको आप इमेजिन करने लग गए, तो वो चीज़ ऑडिटरी में आता है। ऑल फैक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे आप किसी की फ्रेग्रेंस या स्मेल से आइडिया लगाते हैं, उस पिक्चर की इमेजिनेशन करते हैं कि वो क्या चीज़ हो सकती है। आप मानिए आप घर में घुसे हैं और आपके घर की किचन से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो आपको आइडिया लग जाता है कि आज खाने में क्या बना है, तो वो चीज़ को आपने इमेजिन किया, उसकी एक पिक्चर आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर ली। इसके अलावा कुछ और भी, कहीं पे आप बाहर गए हैं, कोई फ्रेग्रेंस है किसी चीज़ की जिसकी फ्रेग्रेंस से आप फेमिलियर हैं, तो उसे भी आप फ्रेग्रेंस को फील करके आपको समझ में आ जाता है कि वो चीज़ क्या हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गेस्ट्री। तो ये क्या होता है, सेंस ऑफ टेस्ट की, जैसे सॉल्टी टेस्ट हो गया, स्वीट टेस्ट हो गया, तो उससे आप चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी का मतलब होता है किसी चीज़ को टच करके कि कोई सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, किस तरीके की चीज़ है, तो उसको आपने सरफेस को टच करके आइडिया लगाया कि ये क्या चीज़ हो सकती है और क्या इमेजिन आप उसको कर सकते हैं। तो ये इमेजिनरी के कुछ टाइप्स हैं। इसके अलावा भी इमेजिनरी के और भी बहुत टाइप्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि लिटरल इमेजरी हो गया, जो कि आप स्टोरीज में, नॉवेल्स में, पैराग्राफ्स में जहाँ पे देखते हैं, तो वो लिटरल इमेजरी हो गया। फिगरेटिव इमेजरी हो सकता है, और पोएट्री जो पोएम सेक्शंस होते हैं वहाँ पे इमेजिनेशन होती है, या इमेजिनरी फिक्शन नॉवल, जो ऐसे आपके एंटरटेनमेंट के पर्पस पे जो चीज़ें रिटर्न मटेरियल आपको दे रखा होता है, तो वहाँ पे आप इमेजिनेशन करते हैं। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको इमेजिनरी के दे रखे हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे एक डेफिनेशन और है, राइटर्स यूज डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू हेल्प द रीडर फील। तो जो राइटर है ना, वो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं कि रीडर को वो चीज़ फील हो जो वो पढ़ रहे हैं, या जो ऑथर के जो वर्ड्स है ना उनका एग्जैक्ट मीनिंग एक जो व्यूअर है या जो रीडर है वो उसको समझ पाए, कैच कर पाए। इसके अलावा बेसिकली द राइटर इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मेंटल इमेज फॉर द रीडर्स थॉट थ्रू
वर्ड्स दे चूज। तो जो वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आपने ना कोई बहुत यमी चीज़ वर्ड यूज़ किया, यम यूज़ करते हैं, जूसी वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज़ करे जाते हैं किसी भी स्टोरी में, पार्ट में, ऐसे में, पैराग्राफ में, कि उसकी एक मेंटल इमेज एक रीडर के दिमाग में क्रिएट करी जा सके, उसको वो समझ सके। इमेजरी डज नॉट अकर ऑन द राइटर्स पेज। जो इमेजरी होती है ना वो राइटर के पेज पे कभी भी नहीं होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि राइटर ने अगर बोला है फेरी टेल है तो वो वहाँ पे आपने बुक खोली और उसमें से बहुत सारी फेरीज निकल रही हैं, या चॉकलेट की एक लाइफ वो दिखा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बुक खोलते ही आपके पास में चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स आ जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ एक वर्डिंग होती है। उस वर्डिंग को इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखा होता है कि जब आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं ना तो आप उसी चीज़ में खो जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको बता रखी है कि इमेजरी डज नॉट अकर्स ऑन द राइटर्स पेज, इट अकर्स इन द रीडर्स माइंड। तो ये राइटर के पेज पे कभी नहीं होती है। कहाँ पे होती है? रीडर के माइंड के ऊपर वर्क करती है। सो ये कुछ पॉइंट्स है इमेजिनरी में, आप यहाँ से लिख सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करिएगा और उसके बाद में लिखिएगा। और वैसे मैं एक बात बोलूँ, मेरी राइटिंग ना इतनी बुरी नहीं है जितनी राइटिंग इसमें ख़राब आती है, क्योंकि मैं काफ़ी स्पीड में लिखती हूँ ना, और काफ़ी सारा मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और फिर खुद की भी पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से ना टाइम कम मिल पाता है, इसलिए मैं काफ़ी रफ राइटिंग में और फ्री राइटिंग में लिख रही हूँ। तो स्पीड की वजह से राइटिंग इतनी कचरा हो गई है। वैसे तो ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि शीट में आपको दिख रही होगी। सो ये इमेजिनरी के कुछ पॉइंट्स है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन करना है, फॉलोइंग गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में ना इन फिगर ऑफ स्पीच को आपको डिफाइन करना है। पहला है आपके पास में सिंबल, इसी से डिफाइन कर देती हूँ क्योंकि इसको मैंने इसी शीट पे लिख दिया था। तो पहली चीज़ क्या आती है? सिंबल। सिंबल की अगर डेफिनेशन ना भी करे तो सिंबल क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकता है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो सकती है, कि जहाँ पे आपने किसी चीज़ का सिंबल यूज़ किया और वहाँ पे आपको स्टेटमेंट या वर्ड की जरूरत नहीं पड़ी उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि रेड लाइट का सिंबल होता है, सबको पता है कि रेड लाइट का मतलब क्या है कि रुकना है, ग्रीन लाइट है तो चलना है। तो वहाँ पे किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, उस सिंबल ने ये चीज़ को डिफाइन कर दिया। ट्रैफिक रूल्स की अगर बात करें तो ऐसे ना यू टर्न होता है तो आपको पता है कि ये सिंबल किस चीज़ का है। या फिर डेंजर जो बना होता है, ऐसे स्कल या फिर ऐसे खोपड़ी टाइप में जो चीज़ बना दी होती है तो वो क्या है? डेंजर है। ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा खराब है ना, इसलिए मैं सबको ऐसे गोल गोल समझा रही हूँ, आप समझ जाना। क्योंकि अगर मैं बना भी दूंगी ना किसी तरीके से तो भी मुझे आपको एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइंग मेरी बिना एक्सप्रेस से, जो बिना उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करे समझ ही नहीं आती है। इसलिए सिंबल को मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ कि कोई भी चीज़ का आप जब सिंबल देखते ना कहीं पे, जैसे आप व्हाट्सएप और आजकल तो आप मॉडर्न बच्चे कहाँ, मैं ये समझा रही हूँ आपको, खुद समझ जाएंगे। जो इमोजीज होते हैं ना उसमें कहीं पे बुक बनी होती है, कोई भी पिक्चर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। तो सिंबल क्या है? सिम्बोलिज्म इज द आइडिया ऑफ यूजिंग अ सिंबल टू रिप्रेजेंट अ मीनिंग, आइडिया और क्वालिटी। तो सिंबल जो सिंबोलिज्म है ना क्या देता है? स्पीकर और राइटर को एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि जिससे आप जो आपको एक चीज़ दिख रही है ना उसको आप कितना और क्रिएटिव वे में सोच सकते हैं, कितना पोएटिक फैशन में आप उसको सोच सकते हैं, जो एग्जैक्टली उसका वर्ड का मीनिंग है। उसके अलावा और क्या चीज़ आप सोच सकते हैं। मानिए आपने कहीं पे बहुत ही टेस्टी से कुछ खाने की पिक्चर देखी है, जैसे रोटी का एग्जाम्पल लेते हैं, सबके घर में बनती है और बहुत कॉमन चीज़ है रोटी या चपाती, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते होंगे। हमारे घर में रोटी बोली जाती है, इसलिए मैं रोटी वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आप जो मर्जी उसको बोलिए, लेकिन देखिए आपके घर में बनती है ना वो थोड़ी सी अलग बनती है। वहीं पे आप उसमें टीवी में देखेंगे या जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आटे का जो ऐड आता है उसमें देखिए कितनी प्यारी सी लगती है, उसको तो मतलब वो रोटी देख के ही मन करता है कि उसको खाया जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, जब आप किसी का पिक्चर या इमेज यूज़ करते हैं, सिंबल को यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आप उसको, आपके पास में एक ऑप्शन आ जाता है, एज अ रीडर आपके पास में चॉइस आ जाती है कि आप उसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस एन इमोशन और समथिंग विच इज मोर जनरल आइडिया। अब जो सिंबल है ना इसका यूज किस में किया जा सकता है? इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई जनरल आइडिया उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, एक तो डव का दे रखा है कि सिंबल होता है किसका? पीस का, और एक रोज दे रखा है जो कि सिंबल है रोमांस और लव का। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके के सिंबल्स दे रखे हैं और इसको आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्रेस करना है। एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिगर ऑफ स्पीच ना आती ही है क्वेश्चन में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाले आएंगे, बट आ जाते हैं क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी आपको दे ही रखी है। नेक्स्ट आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर और सिंबली अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं ना तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसी मतलब ये जो वीडियो है ना पेपर वाला चल रहा है, इसी में ही समझा चुकी हूँ। पहले वाली वीडियोस की तो क्या मैं बात करूँ, लेकिन मेटाफर और सिंबली मैं समझा चुकी हूँ। मेटाफर का मतलब होता है किसी चीज़ में कंपैरिजन होना, और जो कंपैरिजन हो रहा है ना वो
लाइक और एज वर्ड को यूज किए बिना हो रहा है, दो चीजों में कंपैरिजन करें तो इज अ थिंग दैट इज सिंबॉलिक ऑफ समथिंग एल्स स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं लाइक और एज वर्ड को यूज नहीं करें। अगर आप लाइक और एज वर्ड को यूज करते हैं तो वो क्या होता है, सिमिली हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब आप लाइक और एज वर्ड को यूज करके किसी चीज को किसी चीज में कंपैरिजन करते हैं तो वो सिमिली होता है, लेकिन जब आप लाइक और एज वर्ड को यूज नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, मेटाफर होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल, इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड करी है उसमें मैंने मेटाफर का एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था कि लाइफ इज हाईवे। तो हाईवे क्या होता है, जैसे लाइफ वहाँ पे ना ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो जो लाइफ है ना वो भी क्या है, एक हाईवे है जिसपे जो ट्रैफिक है या जो लाइफ है ना वो चलती चली जाती है, किसी एक के आने या ना जाने से रुक नहीं जाती है। लेकिन जो मेटाफर होते हैं इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है मिक्स्ड मेटाफर और एक होता है एक्सटेंडेड मेटाफर। अगर आपको दोनों को डिटेल में समझना है तो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, इसमें मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ मेटाफर को आप समझ लीजिए जहाँ पे दो चीजों में कंपैरिजन तो आप कर रहे हैं लेकिन लाइक और एज वर्ड को यूज किए बिना। एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं आपको, द इंग्लिश असाइनमेंट वॉज अ ब्रीज। तो ये जो ब्रीज वर्ड है ना इसका मतलब होता है कि जो प्यारी सी हवा चल रही होती है ना, ठंडी ठंडी, आपको एकदम फीलिंग आ रही हो, अच्छा सा लग रहा हो, बाहर बैठ के या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो बहुत अच्छा सा आपको फील हो रहा हो, तो वो होती है ब्रीज। तो द इंग्लिश असाइनमेंट वॉज ब्रीज, तो इसका मतलब जो इंग्लिश असाइनमेंट है ना वो क्या है, ईजी है, बहुत ईजी था। तो ब्रीज वर्ड जो होता है ना वो एयर या विंड के लिए हम यूज करते हैं, तो उसका कंपैरिजन यहाँ पे असाइनमेंट का कंपैरिजन किससे हो रहा है, ब्रीज से, लेकिन एज और लाइक वर्ड को यूज नहीं किया, तो इसलिए ये क्या हो गया, मेटाफर हो जाता है। सेकेंड में क्या दे रखा है, माई मॉम वॉज बॉइलिंग मैड, तो शी इज वेरी मैड। अब बॉइलिंग वर्ड जो होता है ना किसी चीज को बॉइल करना होता है, लेकिन वहां पे एक मॉम का कंपैरिजन बॉइल से किया जा रहा है, शी इज वेरी मैड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि शी इज वेरी मैड। यहाँ पे जो कंपैरिजन हुआ वो भी एज लाइक वर्ड के बिना हुआ, तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो जाता है। सो आप ऐसे एग्जाम्पल भी देंगे, स्टेटमेंट भी देंगे, दोनों तरीके से आप इनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट मेटाफर के बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में पुन। अब ये क्या होता है, मैं वैसे आयरनी पहले बताती लेकिन कोई नहीं, मैं सीक्वेंस में ही करवा देती हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए, इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेज विद द वर्ड्स टू हैव अ मल्टीपल मीनिंग्स। तो जहाँ पे वर्ड्स के साथ में खेला जाता है ना, जिनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आ जाएं, तो उसे हम पुन कहते हैं। द वर्ड्स आर अरेंज इन सच अ वे टू क्रिएट अ ह्यूमरस और अ रेटोरिकल इफेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे होता है होमोग्राफिक, होमोफोनिक और होमोनिमिक। अब ये जो वर्ड्स है ना, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और ये होमोनिम्स, तो ये आपको मैं अभी समझा चुकी हूँ फिगर ऑफ स्पीच, वहीं से ये वर्ड्स को तो डिराइव किया गया है। तो पहला आता है होमोग्राफिक, तो वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस बट सिमिलर स्पेलिंग। तो होमोग्राफिक का मतलब क्या है, ऐसे वाले वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट हो गया और प्रोनाउंसिएशन है ना वो और स्पेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकती हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है वर्ड्स विद अ सिमिलर साउंड। होमोफोन्स का मतलब होता है जहाँ पे जो साउंड है ना वो क्या है, सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, तो उसे हम होमोफोनिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है होमोनिमिक, तो ये क्या होता है, जिसमें साउंड और स्पेलिंग सेम साउंड है लेकिन जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और मीनिंग भी उसका क्वाइट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कि वर्ड्स के साथ में कैसे खेला जाता है, जैसे कि अ बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बीट, हार्ड टू बीट। अब यहाँ पे देखिए जो वर्ड है ना, हार्ड का मतलब होता है टफ, बीट का मतलब होता है मारपीट करना। तो ये जो दोनों चीज़ है ना, और बीट का मतलब दो होता है, एक होता है कॉम्पिटिशन में जो बीट करना होता है, किसी को हराना होता है, तो इन वर्ड्स के साथ में प्लेइंग हो गया, मतलब खेले इस वर्ड्स के साथ में। नेक्स्ट आता है फिशेज आर मोस्ट एजुकेटेड एनिमल। जो फिशेज है ना वो बहुत एजुकेटेड एनिमल्स है बिकॉज दे लिव इन अ स्कूल्स। तो जो स्कूल वर्ड है फिशेज के लिए यूज किया गया है, स्कूल्स या शोल वर्ड, तो इसका मतलब होता है ग्रुप। जैसे कि ग्रुप होते हैं ना, ट्रूप होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक डिफाइन किया जाता है। जैसे अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एक ही ग्रुप, आप सब अब उसे क्या नाम देते हैं, ग्रुप देते हैं कि ग्रुप हो गया या सर्कल हो गया। तो ऐसे जो फिशेज जब बहुत सारी एक साथ होती है ना, इकट्ठी होती हैं, एक झुंड में होती है, ग्रुप क्रिएट करे होते हैं, तो उसे हम स्कूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट के कोई सेंस नहीं बनती है, लेकिन बस वही है कि बता रखा है आपको कि जो फिशेज होते हैं वो मोस्ट एजुकेटेड एनिमल होनी चाहिए, क्योंकि वो कहाँ रहती है, स्कूल्स में रहती है। तो ये चीज़ बहुत ही सेंस वाली बात नहीं थी, एक मजाक के सेंस में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो जो वर्ड्स के साथ खेलना होता है ये यही एक एग्जाम्पल है। ये हो गया आपके पास में कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्या वर्ड दे रखा है आपको,
मेटोनिमी। अब मेटोनिमी का क्या मतलब होता है? मेटोनिमी एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ये एक वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसको मतलब क्या हो गया, मेटोनिमिया वर्ड है, जहाँ जो एक ग्रीक वर्ड है जहाँ से इस वर्ड को लिया गया है। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ नेम और मिस नॉमर, जहाँ पे आप नेम चेंज कर देते हैं या फिर अलग तरीके से बुलाते हैं, लेकिन मतलब आप उसी कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि figure of speech in which the name of an object or a concept is replaced with a word closely related। तो जो नेम है या जो सब ऑब्जेक्ट है, कंसेप्ट है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया जो उसके आसपास में और कोई चीज़ है, और उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है ना वो उससे क्लियर हो जाता है। जैसे कि क्राउन वर्ड है, अगर आप किंग बोलते हैं तो भी सेम ही बात होती है कि राजा हो गए, किंग कहीं के हो गए, और आप क्राउन बोलते हैं तो भी सेम ही बात है, क्योंकि किंग जो है ना वो क्राउन पहनते हैं, या क्राउन जो होता है ना वो किंग का ही होता है। तो दोनों चीज़ें क्या आपस में रिलेट करी जा रही है। लेकिन आपने यहाँ किंग जो एक कॉमन वर्ड है, इसकी जगह पे आपने थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, क्राउन को यूज कर दिया। इसके अलावा एक और एग्जांपल है लैंड मी योर ईयर्स। लैंड मी योर ईयर्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी को बोलते हैं कि आपकी बात सुनी जाए या अटेंशन आप पे दिया जाए। तो अटेंशन आप पे तभी दिया जा सकता है जब आपको सुना और देखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, लैंड मी योर ईयर्स। तो ये जो लैंड मी वर्ड है ना, ये एक तरीके का मेटोनिमी हो गया है, टू गिव समवन देयर अटेंशन। इसके अलावा मेटोनिमी इट गिव्स राइटर्स द एबिलिटी टू मेक सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस मोर पावरफुल। तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो राइटर को एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो सिंगल वर्ड या फ्रेज है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो जैसे क्राउन वर्ड था, लैंड मी वर्ड था, तो दोनों ही सेंटेंसेस का बेसिक मीनिंग आप देखेंगे वो काफ़ी सिंपल सा है, कॉमन सा है, लेकिन आपने ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया, फ्रेजेस को यूज़ किया, जिससे वो ज़्यादा पावरफुल बन गए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट है आयरनी। आयरनी क्या होता है? आयरनी का मतलब जैसे इसका यूज जो होता है ना वो व्यंग्य करना होता है, सरकास्टिक वे में जब आप देखते हैं किसी चीज़ को, तो वो होता है आयरनी। इसको एग्जाम्पल से समझा रखा है मैंने। इज यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट वॉट वन सेज एंड वॉट वन डज, और वॉट वन सेज एंड इट्स लिटरल मीनिंग। तो इसे सरकाजम के फेवर में या सरकाजम के तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि कई बार ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप डिफाइन करते हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ना वो बहुत ही नेगेटिव सेंस में होता है। यहाँ पे एग्जांपल है, इट इज़ यूजुअली क्रिएट सस्पेंस। तो जो आयरनी है ना वो क्या करता है, एक तरीके का सस्पेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। द टीचर पास्ड बैक द एग्जाम व्हेन नेहा रिसीव्ड हर एग्जाम शी एक्सप्लेन ओ ग्रेट। जैसे कि आपके जो टीचर्स होते हैं ना स्कूल में, आपको जो आंसर शीट्स मिलती हैं, तो वो क्लास में आपको एक किसी बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि मैम ने उनको बुलाया, आंसर शीट दी एंड शी सेड ओ ग्रेट, वाओ कितने अच्छे मार्क्स आए। जब टीचर्स ऐसे बोलते हैं तो हमें क्या लगता है कि वाओ कितने अच्छे मार्क्स आए हैं, या ओ ग्रेट, तो अच्छे सेंस के लिए बोला गया। लेकिन यहाँ पे जो टीचर है ना, उन्होंने उस बच्चे की आंसर शीट दी और उसके बाद में उन्होंने क्या चीज़ देखी कि उस पर फेल लिखा हुआ था उन्होंने, तो रेड कलर का फेल था। फेल लिखा होने का मतलब है कि उनके कोई भी मार्क्स नहीं आए, इसलिए टीचर ने उनको बोला ओ ग्रेट, वाओ व्हाट आ मार्क्स, इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ बोली। तो ये क्या है, एक सरकास्टिक वे में आपने बोला कि ये चीज़ ऐसे हो गई। या फिर आयरनी का एक और एग्जाम्पल है कि आप किसी को वाटर बैलून मान रहे हैं, किसी को पानी का गुब्बारा मार रहे हैं होली के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, और वो आपके उस गुब्बारे से, उस बैलून से बचने के लिए पानी में जाके गिर जाए, तो आप फिर एक क्लैपिंग करेंगे, और वो बहुत ही सरकास्टिक वे में करेंगे कि आप अगर मारते हैं तो वो थोड़ी कहीं कहीं से ही वो भीगते, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो पूरा भीग चुके हैं। तो ये चीज़ होती है आयरनी में। तो यहाँ पे जो ओ ग्रेट वर्ड यूज़ किया ना, आंसर शीट में फेल है वो बच्चा, और उसके बाद में मैम ने जो ओ ग्रेट वर्ड को यूज़ किया, तो वो क्या है, आयरनी है। is a contradicting what is her test score actually is which is not a so great। तो जो उनका स्कोर था ना एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं था, और जो ओ ग्रेट वर्ड है ना वो एक अच्छे सेंस में नहीं था, इसको एक नेगेटिव सेंस में यूज़ किया गया था, एक सरकास्टिक वे में यूज़ किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट आता है द एक्सप्रेशन ऑफ, इसी का ही एक स्टेटमेंट है ये, आयरनी को एक और तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। द एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द ऑपोजिट टिपिकली ऑफ ह्यूमरस और एम्पैथेटिक इफेक्ट। सो माय डियर व्यूअर्स, आपके पास में ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चंस, कि थोड़ा एक बार रिवीजन में ध्यान रह जाए आपको पैटर्न क्या था इसमें। तो देखिए, पहले आपको यहाँ पे एक पोएम दे रखी है जिसमें से आपको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके बताना था। सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिगर ऑफ स्पीच दे रखे हैं, उनको आपको इनमें से किन्हीं 2 पे आपको लिखना था, स्टेटमेंट की फॉर्म में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना था। मैंने सारे आपको करवा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था और फिर उनको फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना था।
नेक्स्ट इसके बाद में आपको प्रेपोजिशंस दे रखे हैं, फिलअप्स दे रखे हैं, उसमें आपको प्रेपोजिशंस को चूज करके फिल करना है। इसके बाद में कुछ आपको फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं और उनको आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जब मैंने पेपर किया था ना उस टाइम पे मैं इसको भूल गई थी करना, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ आपको मीनिंग लिख दिए हैं और आप सेंटेंस में कन्वर्ट अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो पूरी सुनिए तो मैंने सेंटेंस में भी थोड़े बहुत आपको बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इसको नाउन में कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करके, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे सूटेबल आर्टिकल्स को फिल करना है, आर्टिकल्स ए एन और द, जो एन होता है इसमें वॉवल्स का यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आर्टिकल्स को इस पैराग्राफ में फिल करना था। इसके बाद में कुछ सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं जिसको आपको करेक्ट करना है। इसमें मे बी फॉर्म, जो वर्ड की फॉर्म है वो गलत हो सकती है, वर्ड गलत तरीके से चूज किया हुआ हो सकता है, तो आपको इनडायरेक्टली जो सेंटेंसेस है ना उनको करेक्ट करके समझाना था। इसके बाद में नेक्स्ट आपको फिलअप्स दे रखे हैं जिसमें आपको फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है, जो ब्रैकेट में वर्ड्स दे रखे हैं इनकी फॉर्म चेंज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमेजरी इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, इमेजरी क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था 150 वर्ड्स में। इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया है, आप उन पॉइंट्स को भी पिक करके आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, आपको सूटेबल एग्जाम्पल देना है। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, फिगर ऑफ स्पीच दे रखी है और उसके बाद में आपको इनको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल, इसे एक्सप्रेस करना है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, ये मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती है वीडियो लाइक करने में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।